हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास NTPC CBT 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से मैंने मैथ के प्रैक्टिस के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की है। इन प्रैक्टिस सेट में मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन CBT 2 के पैटर्न पर आधारित हैं, जो आपकी तैयारी को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से 11% कम पर एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने इसे 30 रुपये अधिक में बेचा होता और 14% का लाभ, तो उसे 14% का लाभ होता। 25% के लाभ के लिए उसे यह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये केवल प्रैक्टिस के लिए क्लास है, ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है। तो इसमें हम प्रैक्टिस के तौर पर ही क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। 11% कम पर वस्तु को बेचता है। क्या लिखा गया है? 11% कम पर। 11% कम पर वस्तु को बेचता है, तो और यदि उसने इसे 30 रुपये अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। दोस्तों, एक बात बताइए, यहाँ की ये बात है, इधर इधर इसका प्राइस है, यहाँ 11% कम वस्तु पर बेच रहा है और यहाँ कितने पे? 14% के लाभ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, आप मुझे बताइए कितना हुआ। ये 11% कम है और ये 14% ज़्यादा है, तो ये 11 और ये 14 कितना? 25% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 25% का जो प्रॉफिट होगा उसे, वो कब होगा? जब वो उसे 30%, यानी कि 30 रुपये अधिक में बेचेगा। यानी कि 25% की वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, 25% की वैल्यू 30 रुपये होगी। बस यहीं से अब हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी आती है? 30/25। ठीक है, अब हमें 1% की नहीं निकालनी है। यहाँ कहा गया है कि 25% का लाभ के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों, हमें यहाँ CP की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? केवल 125। 25% लाभ का मतलब क्या होता है? 125%। तो हम यहाँ डायरेक्ट 125% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो कितनी होगी? 30/25 गुना 125। ठीक है दोस्तों, तो 25 से 125 को कितनी बार? 5 बार काटेंगे, और 30 पंजे कितना होता है? 150। ठीक है दोस्तों, तो 150 रुपये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक कार्य को का 75% 3 दिन और 4 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 3 दिन और 16 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करेंगे तो 18,600 रुपये के कुल कार्य शुल्क में से ए का कितना हिस्सा होगा। तो दोस्तों, इसमें कहा क्या गया है? ये कहा गया है कि एक जो 75% काम करता है, 75% का मतलब होता है कितना? 3/4, यानी कि 3 काम, 4 में से 3 काम कर लेता है वो 3 दिन और 4 घंटे में। तो दोस्तों, 3 दिन और 4 घंटे को हम सभी को घंटे में ही बना लेते हैं। तो 3 दिन में कितने हो जाएंगे? 24 गुना 3, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। 72 और 4 कितने होते हैं? 76 घंटे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो 76 घंटे में ये कर रहा है। 76 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो उसे 4 काम करने में कितने घंटे लगेंगे? तो 76/3 गुना 4 लगेंगे हमें। ठीक है दोस्तों, तो इतने घंटे लगेंगे उसे। ये होगा ए का काम। अभी ये कट नहीं रहा है किसी भी चीज़ से, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो ए जो टोटल काम करेगा वो 76 गुना 4/3 घंटे में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। बी के बारे में बताया गया है कि 60% काम को 3 दिन और 16 घंटे में करता है। तो दोस्तों, 60% की अगर हम बात करते हैं तो 60% होता कितना है? 60% हमारा होता है 3/5। ठीक है दोस्तों, तो 3 काम को उसे करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन। 3 दिन का मतलब कितने होते हैं? 24 दूनी 48, 24 दिया 72 घंटे, और 72 और 16 कितने होते हैं? 88। तो दोस्तों, यहाँ उसे 88 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 88 घंटे में वो 3 काम कर रहा है, लेकिन यहाँ काम कराना कितना है उससे? 5 काम। तो टोटल काम करने में उसे 88/3 गुना 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल काम। तो 88 गुना 5/3 घंटे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ये तो हमने निकाल लिया, चलो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। नहीं, रफ नहीं करते, चलिए यहाँ देख लेते हैं। नीचे है जगह, यहाँ पे नीचे कर लेंगे। देखिए, इतने इतने और इतने। अब हमें क्या करना है? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ए और बी के टाइम का रेशो है। किसका रेशो है? टाइम का रेशो। यहाँ हमसे पूछा क्या गया है? शुल्क का हिस्सा पूछा गया है, यानी कि ए का हिस्सा पूछा गया। तो हिस्सा उसे किस में मिलेगा? मजदूरी जो होती है वो वर्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, इसका अपोजिट अगर हम करेंगे, टाइम का अपोजिट अगर हम करते हैं, तो वो होती है वर्क कैपेसिटी। तो दोस्तों, ए और बी की जो वर्क कैपेसिटी होगी, इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं ए के लिए 88 गुना 5/3, और इसी को यहाँ रख देते हैं 76 गुना 4/3। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, यहाँ हम काट लेंगे इसको। चलिए और देखते हैं, 4 से हम इसको काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा? ये 22 बार जाएगा। और कुछ कटेगा यहाँ से, और यहाँ से कटेगा हमारा 22, 11, 2 से काटते हैं 11, और 2 से काटते हैं
2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 11 पंजे 55 रेशो 38। तो दोस्तों ये रेशो बनेगा ए और बी की वर्क कैपेसिटी का। वर्क कैपेसिटी का ये रेशो है। अब यहाँ टोटल की बात करी गई है, ठीक है। टोटल कितना था, वो 18,600। तो टोटल पार्ट यहाँ कितने बनेंगे हमारे, 8 5 13 और कितना यहाँ होगा 5 3 8 1 9 93। 93 पार्ट की वैल्यू हो गई हमारी 18,600, ये टोटल दी गई है। और पूछा गया है ए को कितना हिस्सा मिलेगा। दोस्तों ए का हिस्सा यहाँ कितना है हमारा, 55 पार्ट है। तो 55 पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 93 से काटेंगे 2 बार, 200 आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 200। और हमें निकालनी किसकी है, 55 पार्ट की। तो दोस्तों 55 पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 200 गुना 55 कितनी आ जाएगी, यहाँ से 55 दूनी 110 और 2 जीरो लगा देंगे तो 11,000 आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे समझाने में, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको बस देखना है और इतनी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है कि आप देखते ही कैलकुलेशन को माइंड में ही करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि पर 5 साल बाद साधारण ब्याज 200 रुपये है। अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाता है। 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों अभी यहाँ हम देखते हैं क्या दिया गया है। 5 साल के बाद साधारण ब्याज 200 है। दोस्तों 5 साल का जो ब्याज दिया गया है, 5 साल का साधारण ब्याज ऐसा ही दिया गया है 200 रुपये। तो आप बताइए 1 साल का कितना होगा। 1 साल का दोस्तों कितना होगा, 40 रुपये होगा। इसे यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 200/5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 रुपये 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब आप हमें बताइए, मुझे बताइए आप ये कि अगले 5 वर्षों में मूलधन 3 गुना हो जाता है। जब मूलधन 3 गुना हो जाता है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा उन 5 वर्षों के लिए। तो जो अगले वाले 5 साल होंगे, आने वाले 5 साल, ये तो पहले वाले 5 साल है, ये आने वाले 5 साल, बाद वाले 5 साल, बाद वाले 5 साल, बाद वाले 5 साल में क्या होगा कि जो जब यहाँ 1 साल में कितने 40 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ 1 साल में कितना गुना मिलेगा, 3 गुना। ठीक है दोस्तों, वहाँ 1 साल का जो ब्याज होगा वो इसका 3 गुना मिलेगा, क्योंकि मूलधन 3 गुना हो गया तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा, 3 गुना 40। तो दोस्तों 120 रुपये यहाँ हमें ब्याज मिलेगा 1 साल में। अब आप बताइए, यहाँ तो हमें 5 साल में 200 रुपये मिल रहा है, यहाँ 5 साल में कितना मिलेगा, 120 गुना 5 कितना हो गया, 600। ठीक है, तो टोटल उसने पूछा है कि 10 वर्ष के बाद टोटल ब्याज कितना मिलेगा। तो 200 + 600 = 800, 800 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। तो 800 रुपये यहाँ में हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कह रहा है कि रूट ये 243 + 1/4 यानी कि इसका हमें मान बताना है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडर रूट में जो वैल्यू दी गई हैं इनको सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। अंडर रूट 243 हमें दिया गया है। 243 को अगर हम काटते हैं किससे, ये कट जाएगा हमारा 3 से काट लेते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 243 जो है इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे और 3 एकम 3, 3 गुना 81 आएगा। ठीक है, और 81 से 9 हम बाहर ले सकते हैं, तो वो अभी हम ले लेंगे अगले स्टेप में। और यहाँ कितना दिया गया है, ये है 48, अंडर रूट 48। तो 48 को कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ 12 चौक 48 भी लिख सकते हैं और 16 तिया 48 भी लिख सकते हैं। तो 16 तिया कर लेते हैं, 16 गुना 3 48, 16 से 4 बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और अंडर रूट 27 को कितना लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 9 तिया 27, 9 गुना 3 लिख सकते हैं, माइनस रूट 75 को कितना लिख सकते हैं, 25 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 1/2, 192 है यहाँ, 192 को किससे काट सकते हैं हम, 8 से भी काट सकते हैं और 16 से भी काट सकते हैं। तो 16, 16 एकम 16 कितना बचेगा, 3 2, 16 दूनी 32, तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से भी निकाल देंगे। अभी देखो यहाँ से 81 से कितना निकलेगा, यहाँ 9 निकलेगा बाहर, तो ये 9 रूट 3 + 16 से कितना निकलेगा, 4, तो 1/4 यहाँ है, 4 बाहर निकल जाएगा, रूट 3 बचेगा, माइनस 9 से 3 बाहर निकल जाएगा, रूट 3 अंदर बचेगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ 25 से 5 बाहर निकलेगा और रूट 3 अंदर बचेगा, प्लस 1/2। अब यहाँ बताइए दोस्तों 16 से तो 4 निकल जाएगा और ये है रूट 12, रूट 12 से को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, तो 4 में से 2 और बाहर निकल जाएगा यहाँ, और कितना बचेगा यहाँ पे, रूट 3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा जल्दी नहीं करूँगा मैं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, हमें 35 क्वेश्चन के आसपास कवर करने हैं इसमें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 4, यहाँ 2 लिखना था ना हमें, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4 से ये वाला 4 हो जाएगा। अभी प्लस वाले प्लस के साथ जोड़ लेते हैं, सारे के सारे रूट 3 में है, ये भी रूट 3, ये भी रूट 3, ये भी रूट 3 और ये भी रूट 3, तो प्लस वाले जोड़ लेते हैं। ये 9 रूट 3 और ये 10 रूट 3 हो गया, और ये यहाँ 4 रूट 3, 10 4 14 रूट 3 तो प्लस के हैं, और माइनस वाले देख लेते हैं 3 रूट 3 और 5 रूट 3, तो ये है 5 3 8 रूट 3। ठीक है दोस्तों, ये 8 रूट 3 है, तो 14 में से 8 जाते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ हमारे 6 रूट 3 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 6 रूट 3, तो कोई दिक्कत है। चलिए समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए
5 कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए आपको इसका क्या करना पड़ेगा, या तो एलसीएम करके हम इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके नीचे जो हर हैं हमारे डिनोमिनेटर उनको सेम कर लेते हैं, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको ऊपर वाला ऐसे लिखना है अंश, और जो इसके नीचे लिखना है वो डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ ये वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ 5 लिख के डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 का आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 लिखा हमने, और यहाँ डिफरेंस कितने का 4 का। तो आप एक बात बताइए, यहाँ 4 का डिफरेंस है तो ये लगभग कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि ये 12 के आसपास है, यानी कि दूनी 2 से ज़्यादा है। और कितना है 2 पॉइंट 4 दूनी 8, कितना बचेगा यहाँ 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो 30, 4 सत्ते 28, यानी कि 2.7 है ये, ठीक है 2.7। और यहाँ कितना है 7/1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी, तो सबसे बड़ी भिन्न हमें अगर बतानी है तो अब बताइए इसका हर सबके सेम हो गए 1 1 1 हो गए, तो सबसे बड़ी है वही सबसे बड़ी होगी, यानी कि 7/8 होगी, ठीक है दोस्तों 7/8 सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी की अगर हम बात करते हैं तो ये होती है ये वाली 2/3 वाली, ठीक है दोस्तों सबसे छोटी कितनी होती है 2/3। समझ में आया ये आपको तरीका। चलिए वरना हम क्या कर सकते हैं, इन सब का एलसीएम लेके तब भी कर सकते हैं, तब भी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया गया है कि एंगल BAC का माप ज्ञात करें यदि OBC 35 दिया गया है, OBC ये वाला जो है OBC ये 35 दिया गया है। तो आप एक बात बताइए कि OBC जब ये 35 है, ये भी त्रिज्या है इस वृत्त की, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, जब ये त्रिज्या है दोनों त्रिज्या, तो ये भी 35 ही होगा नहीं होगा, तो दोनों 35 हुए, तो ये वाला बचा हुआ तीसरा एंगल कितना होगा, तो 35 35 70 यहाँ हो गए हैं, बचे कितने टोटल 180 होते हैं ना, तो 180 में से 70 अगर हम घटाते हैं तो 110 बचे, ठीक है दोस्तों ये 110 बचे। और आपको पता होगा कि जो अगर परिधि पर बना कोण होता है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है दोस्तों ये प्रॉपर्टी होती है चक्रीय त्रिभुज की। तो क्या होती है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो एंगल जो हमारा BAC होगा, एंगल BAC वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 110 का आधा, यानी कि 55 डिग्री। कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक कार 9 घंटे में यात्रा पूरी करती है, ठीक है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 घंटे में यात्रा पूरी करती है। समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से की गति से तय करने के लिए वह कितना समय लेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसी लेवल के ही क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चन है और उसके लिए आपको कितना टाइम दिया गया है 90 मिनट दिया गया है। तो ऐसा नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे और मॉडरेट भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप ये बताइए स्पीड दी गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 घंटे तक, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो 80 गुणा 9, तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को समान दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में वह कितना समय लेगी, तो बस इसका समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूरी है 80 गुणा 9 और इस दूरी को किससे डिवाइड कर देंगे, अब की बार 4 से डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है ये कट जाएगा। अब आप बताइए 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से काट देंगे 4, तो कितने घंटे लेगी ये 12 घंटे, ठीक है दोस्तों 12 घंटे, ये वाला ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्कूल में कुल 80 शिक्षक हैं, प्रत्येक महिला शिक्षक को 23 रुपये प्रतिदिन, जबकि प्रत्येक पुरुष शिक्षक को प्रतिदिन 19 रुपये मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि प्रतिदिन कुल मजदूरी 1600 रुपये है तो इस स्कूल में कुल कितने शिक्षक पुरुष हैं। तो दोस्तों एलिगेशन का क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताइए, एलिगेशन अगर हमें लगाना होता है तो तीनों चीज़ें यहाँ और यहाँ तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ के लिए हमें दिया गया है कि प्रत्येक महिला शिक्षक, ये यहाँ महिला शिक्षक ले लेते हैं, महिला शिक्षक की प्रतिदिन की मजदूरी, यहाँ पुरुष शिक्षक की प्रतिदिन की मजदूरी है और यहाँ ये टोटल मजदूरी दी गई है, ठीक है दोस्तों। प्रतिदिन कुल मजदूरी कितनी दी गई है 1600 रुपये। तो अब एक बात बताइए, प्रतिदिन जो एवरेज मजदूरी होगी वो कितनी होगी, टोटल कितने शिक्षक हैं 80 हैं, तो प्रतिदिन की जो एवरेज मजदूरी होगी वो कितनी होगी, वो इनकी होगी, इसे काट के कितना 8 दूनी 16 20 रुपये, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ तो बीच में तो आ जाएगा 20 रुपये और महिला को मिलते हैं 23 रुपये और अगर हम बात करते हैं पुरुष को मिलते हैं 19 रुपये। बस अब जब इनकी हम मजदूरी पर एलिगेशन लगाएंगे तो इनकी संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक देखिए, ये वाली जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा और 1 से कम होनी चाहिए, तभी एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो 23 और 20 का डिफरेंस कितना है 3 है और 19 और 20 का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप बताइए कि 1:3 का इसमें क्या है हमारा अनुपात है, संख्याओं का अनुपात। तो टोटल 80 है, टोटल कितने हैं 80, यहाँ हमारे टोटल कितने हैं 4 पार्ट की वैल्यू है 80, एक पार्ट की वैल्यू है हमारी 20 हो जाएगी। अब आप बताइए किसकी पूछी गई है, पुरुष की संख्या पूछी गई है तो 3 पार्ट हैं,
तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुना 3 इक्वल्स टू कितना, 60। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष कितने होंगे हमारे, 60 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल सतह का क्षेत्रफल क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो बेलन की त्रिज्या हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन है। लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी कुल सतह का जो क्षेत्रफल है और ऊंचाई, यानी कि हाइट दी गई है कितनी, 8, और कुल सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर एच प्लस आर जो होता है वो कितना दिया गया है, 16 पाई। तो दोस्तों यहाँ पाई से पाई काट सकते हैं, 2 से हम 8 काट सकते हैं, और h की वैल्यू रख देंगे 8। तो r इंटू 8 प्लस आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, हाँ 8 ही आएगा। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कुछ रख के देखेंगे। देखिए दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शन आपको इसमें कोई भी आपको परी में नहीं दिखाई दे रहा है, सारी परी में है, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, और हो सकता है आपको क्या लगाना पड़े, इसमें श्रीधराचार्य भी लगाना पड़े। चलिए हम देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई करता ऐसे ही तो हम रख के देख लेते हैं कोई वैल्यू, आर की वैल्यू 1, 2 या 3 या 4 जो भी कुछ रख के, लेकिन यहाँ हमें लगता नहीं है कि ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ 8r आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो समीकरण अगर हम बनाते हैं तो 8r स्क्वायर प्लस 8r माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ समीकरण बनी हुई है। अब आप बताइए ये क्या होता है, इसका जो गुणांक होता है वो a होता है, इसका गुणांक होता है b और इसका गुणांक होता है c। ठीक है, अब हमें यहाँ श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य लगाने क्या होता है श्रीधराचार्य, कि जो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, 8, तो यहाँ माइनस 8 रखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, और तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 माइनस 4 ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 8 है, तो इंटू 1 इंटू माइनस 8 बटे 2 इंटू 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, इधर करता हूँ इसके आगे। देखिए दोस्तों, माइनस 8 प्लस माइनस ये 64 है और 8 चौक 32, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96, 96। तो यहाँ 96 हो गया और बटे में 2। अब आप ये बताइए 96, 16 सिक्कम 96 होता है, 16 सिक्कम 96 होता है, तो 16 से 4 बाहर निकाल सकते हैं हम, तो माइनस 8 प्लस माइनस 4 इंटू 6 बटे 2। अब इस 2 से इसे भी काट सकते हैं हम, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो माइनस 4 प्लस 2 रूट 6। ये आंसर देख लेते हैं कहीं है क्या। ठीक है, अभी यहाँ क्या था, यहाँ हमें एक बार प्लस लेना था तो एक बार माइनस लेना था। ठीक है, अब हम ज़्यादा इसमें देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। 2 रूट 6 माइनस 4, 2 रूट 6, ये 2 रूट 6 माइनस 4। ठीक है, तो ये प्लस लेने के बाद ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम प्लस लेते हैं तो ये वाला आता है 2 रूट 6 माइनस 4। ठीक है, और अगर हम माइनस लेते हैं तो दोनों माइनस होने चाहिए थे, तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि a प्लस बी 90 दिया गया है, तो कोस स्क्वायर a tan a बाई tan b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 1 की वैल्यू बतानी है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए और देखते ही खत्म करिए। यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, और 1 ये इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 ये माइनस 1 है, तो ये तीनों ही खत्म कर सकते हैं हम यहाँ से। तो बचा क्या हमारे पास बचा है tan a बटे tan b। ठीक है, tan a बटे tan b की वैल्यू बतानी है। अब आप ये देखिए कि tan a क्या ऑप्शन में कोई tan में दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन कोट दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, कोट b यानी कि ए भी नहीं दिया गया है, तो ए वाले को हमें चेंज करना है, ए को बी में चेंज करना है। और आपको क्योंकि दिया गया है a प्लस बी 90 डिग्री है, तो हमें जब a प्लस बी 90 डिग्री है तो हमें क्या करना है कि जो ऊपर वाला tan a है उस tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो ए बी है उसे इधर ले के माइनस कर देंगे। a प्लस बी इक्वल्स टू 90 दिया गया है, तो हमें a इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम, b माइनस 90। ठीक है दोस्तों, या 90 माइनस b लिख सकते हैं। 90 माइनस b लिख दिया हमने। अब यहाँ नीचे है tan b, नीचे का tan b ऐसे रहने दें। तो आप एक बात बताइए, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो यहाँ ये कोट b बना। अब ये कोट b बना, और इसको भी अगर कोट b बनाते हैं तो 1 अपॉन कोट b हो जाएगा। 1 अपॉन कोट b जब ये हो जाएगा तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर b। ठीक है दोस्तों, और कोट स्क्वायर भी हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 600 ग्राम का 16 सही 2/3% माइनस 180 ग्राम का 33 सही 1/3% हमें बताना है। तो दोस्तों 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है, और 33 सही
1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो आप एक बात बताइए, 600 ग्राम का 1/6 माइनस 180 ग्राम का 1/3, ये हमें बताना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो 100 माइनस 60 कितना ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 ग्राम, 40 ग्राम कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि दो त्रिभुजों में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। दोस्तों क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:3 दिया गया है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, हाइट का जो रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, वो 3:4 दिया गया है। उनके आधारों का हमें अनुपात बताना है। तो दोस्तों आधार यानी कि बेस का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। आप बताइए क्षेत्रफल कैसे बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा बेस इंटू हाइट से बनेगा। ठीक है दोस्तों, अनुपात की बात करते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू छोड़ देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x/y है। तो आप एक बात बताइए कि जो क्षेत्रफल का रेशो बनेगा वो कैसे बनेगा, 3x/4y। 4y बराबर कितना होगा, 4/3 होगा क्षेत्रफल का रेशो, ये क्षेत्रफल का बन गया। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब आपको देख लेना है कि ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी। तो यहाँ x/y हमारा आ जाएगा 16/9। ठीक है दोस्तों, तो आधारों का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ 16 और 9 होगा। ठीक है, तो 16 और 9, 16 और 9 कौन सा, ये वाला ऑप्शन ए होगा। 9 16 मत कर देना, 16 9 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं कि यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रम से 150 और π/10 है तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है। तो दोस्तों अब एक बात बताइए, योग दिया गया है 150, मान लेते हैं x+y दोनों कौन है, तो योग दिया गया है 150 और अंतर हमें दिया गया है x-y, वो कितना दिया गया है, π/10। पाई को हम 180 लिखते हैं, तो 180/10 कितना, 18 दिया गया है। अब बड़े कोण का मान बताना है। तो दोस्तों जब हमें दो चीज़ों का योग दिया गया है, दो चीज़ों का अंतर दिया गया है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जोड़कर आधा करते हैं। तो 150 + 18 का आधा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ हमारा, इसका आधा करेंगे 75, इसका आधा करेंगे 9, तो 75 और 9 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पूछा गया है पाई में, तो कोई बात नहीं, π/180 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी कुछ कटेगा, ये इसे हम काट सकते हैं कितने से, इसे काटिए 12 7 84, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 7 84 और 12 एकम 12, 6 12 5 60, 7π/15। ठीक है दोस्तों, 7π/15 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में धारा के दिशा में और 4 मिनट में तय कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है और धारा की दिशा में 4 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है। तो आप एक बात बताइए, स्पीड कितनी होगी धारा की विपरीत दिशा में बोला गया है 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। तो दोस्तों 1 घंटे में, क्योंकि हमें जो हमारी स्पीड होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में रखनी है और आंसर भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिए गए हैं। तो आप एक बात बताइए, यहाँ 1 किलोमीटर जाता है, जो ये धारा के विपरीत की बात है, विपरीत। ठीक है दोस्तों, विपरीत, देखिए दोस्तों धारा के विपरीत को हम मानते हैं बी वोट की और माइनस वाटर, B-W। तो कितनी दी गई है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। तो हमें 1 घंटे में जाना है, 1 घंटे में कितना करेंगे, 6 की गुना कर लेंगे, यहाँ भी 6 की गुना कर लेंगे, तो टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब B+W की बात करते हैं। B+W यानी कि धारा की दिशा में 4 मिनट में तय कर सकता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कर रहा है 4 मिनट में तय। ठीक है दोस्तों, 4 से फिर हमें 1 घंटा बनाना है, तो 15 की गुना करनी पड़ेगी, 15 चौका 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इधर भी 15 की गुना कर देते हैं, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ जाएगी हमारी कौन सी स्पीड, ये आ जाएगी हमारी धारा के साथ। अब उसने पूछा क्या है, धारा की चाल बतानी है। तो दोस्तों धारा की चाल क्या है, वाटर की ये है। तो जब हमें दो चीज़ का योग दिया गया है, दो चीज़ का अंतर दिया गया है, तो छोटी वाली वैल्यू पूछी गई है, तो छोटी वाली वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंतर करके आधा करना पड़ता है। तो दोस्तों W की वैल्यू कितनी होगी, W की वैल्यू होगी 15 - 6/2। तो 15 - 6 कितना होता है, 9, 9/2 हो जाएगा 4.5। ठीक है दोस्तों, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन ये टॉपिक वाइज नहीं समझा रहा हूँ। जब मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा तब मैं बिल्कुल आराम से इजीली समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ठीक है, 3 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। तो यह कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, उसने क्या कहा गया है, ये साधारण ब्याज की बात करी गई है, 3 वर्षों में 5 गुना। तो दोस्तों 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब है कि वो अपने आप पहले कितनी थी, 1 थी, और उस पर 5 गुना होने का मतलब 4 उस पर ब्याज मिला। ठीक है दोस्तों, 4 ब्याज मिला, 1 पर 4 का ब्याज मिला। तो दोस्तों क्योंकि हमें पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें निकालना है कि निश्चित राशि साधारण ब्याज
की दर पर हमें दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट बटे में क्या होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 100 और बाई टाइम होता है। तो आप बताइए कि ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, SI कितना है 4 SI दिया है 1 पर और गुना में 100 और T कितना दिया है हमें 3 वर्षों में। ठीक है, तो ये दर आ जाएगी हमारी। ठीक है, ये कटेगी नहीं है, इसे काटने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसे 400/3 ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या कहा गया है कि यह कितने वर्षों में 15 गुना हो जाएगी। अब की बार वर्ष यानी कि टाइम पूछा गया है, तो टाइम के लिए फिर वही फॉर्मूला होता है SI/P इंटू 100, यहाँ दर आ जाएगी अब की बार। तो आप बताइए कितने गुना पूछ रहा है, 15 गुना। 15 गुना में हमें 14 ब्याज मिलेगा, एक वो राशि रहेगी, 100 यहाँ आएगा और दर कितनी होगी ये वाली। ठीक है, 400/3 उसी दर से कहा गया है। तो बस अब हम इसको काट लेते हैं, 100 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 से काट लेते हैं 7 या 21, 21/2 हो जाएगा कितना हमारा 10.5, 10.5 पर हमें इसमें साल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, 10.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब भव्य और भारती, एक जोड़ा है भव्य और भारती, की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो दोस्तों जन्म के समय उन दोनों की औसत आयु थी कितनी, भव्य की और प्लस भारती की। टोटल क्योंकि औसत 27 थी तो टोटल कितनी हो जाएगी, 27 गुना 2 54 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वर्तमान में भव्य भारती और नए जन्मे बच्चे की औसत आयु अब तीनों की। ठीक है दोस्तों, अब 3 है इसमें, ये तीनों मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीनों की जो औसत आयु है 21 है, तो योग कितना हो जाएगा 21 या 63 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब एक बात बताइए, ये कितने साल बढ़े हैं, ये यहाँ से कितने साल बढ़ गई है, 9 साल प्लस 9 साल हो गई है। तो 9 साल जो बढ़ी है 3 व्यक्तियों की बढ़ी है, तो कितने कितने, प्रत्येक की 3-3 साल बढ़ी होगी, प्रत्येक की कितनी बढ़ी होगी 3-3 साल। ठीक है दोस्तों, 9/3 अगर हम करते हैं तो 3 साल प्रत्येक की बढ़ी है। तो उसने पूछा गया है कि बच्चे की वर्तमान आयु, तो बच्चा इस टाइम पे जो बच्चा था वो तो 0 साल का था और 0 से 3 साल में तो 3 वर्ष का हुआ, तो बच्चे की आयु कितनी होगी 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए दोस्तों एक पैटर्न है, ये पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है। देखिए 99 यहाँ दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 99 + 95/99 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये है और इंटू 99 - 95 ये दिया गया है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ये 99 किस में गुना करेंगे, जब हम एलसीएम यहाँ लेंगे तो ये 99 की 99 में ही मल्टीप्लाई होगी, प्लस 95 ऐसे ही रहेगा और बट्टे में 99। ठीक है, गुना 99 और माइनस 95, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये क्या बचा 99 इंटू 99 प्लस 95 माइनस 95, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना इतना। और दोस्तों 99 गुना 99 हमें करना है, तो करके हमें नहीं देखना है, हम क्या कर लेंगे यहाँ से हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 9 की 9 में गुना करेंगे 9 9 81 आएगा, तो एक यूनिट डिजिट किस में है, इसमें है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एक पार्टी में 300 लोग हैं, पुरुषों की औसत आयु 48, महिलाओं की औसत आयु 45, यदि पार्टी में मौजूद सभी सदस्यों की औसत आयु 46 है। तो दोस्तों एलिगेशन लगा हुआ है, यहाँ पुरुष हैं और यहाँ महिलाएं हैं, इनकी औसत आयु कितनी कितनी दी गई है, महिलाओं की, पुरुषों की 48 वर्ष है, महिलाओं की 45 वर्ष है, टोटल जो एवरेज है वो कितनी है, औसत आयु 46 है। तो दोस्तों 48 से 46 दो का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस, तो 1:2 की ही यहाँ बात करी गई है। तो 1:2 की जब यहाँ बात करी गई है तो आप एक बात बताइए कि इनका ये 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है 300 लोग हमें दिए गए हैं। पूछा किसका है, पार्टी में पुरुषों की संख्या 1 पार्ट, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है दोस्तों, 100 लोग हो जाएंगे, 100 पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देख लेते हैं। रवि की दुकान में मरम्मत के लिए 2 घड़ियाँ एक साथ खरीदी गई। एक घड़ी में हर 16 मिनट में कोयल निकालती है, जबकि दूसरी घड़ी में हर 18 मिनट में कोयल निकालती है। दोनों कोयल दोपहर 12 बजे निकलती हैं, फिर वे दोनों एक साथ कब निकलेंगी। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि 2 घड़ियां हैं, तो एक में जो कोयल निकलती है वो निकलती है 16 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, हर 16 मिनट बाद। ठीक है, 16 मिनट, और दूसरी में निकलती है 18 मिनट बाद, तो दूसरी में 18 मिनट बाद निकलती है। जब एक बार 12 बजे वो निकली है, कितने बजे, 12 बजे, तो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब निकलेंगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम 16 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 16 और 18 का एलसीएम कैसे लेंगे, हम 16 को लिखेंगे 2 गुना 8 और 18 को लिखेंगे 2 गुना 9। ठीक है, दोनों में 2 तो कॉमन है ही, 2 तो एक बार लिखेंगे, फिर एक बार 8 लिख देंगे, एक बार 9 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 ने 72, 72 दूनी 144। ठीक है दोस्तों, 144 मिनट आ गया। अब आप बताइए 144 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 144 मिनट में 60 दूनी 120, 2 घंटे और कितने मिनट बचे हैं 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट होते हैं। तो 12 बजे के बाद 2 घंटे और 24 मिनट कितने बजेंगे, यानी कि 2:24 और 12 बजे के बाद पीएम होगा। ठीक है दोस्तों, 2:24 PM। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। 20 में कहा गया है कि 1+a, एक इक्वेशन दी है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है 1+a। अब आप बताइए ये सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ देखिए 1 माइनस ए की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ डिवाइड था या मल्टीप्लाई करा तो इसका साइन चेंज हो गया, इसे अपोजिट कर देंगे, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है ए इंटू 1 माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब आप बताइए कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इंटू ए माइनस बी ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, ए की 4 माइनस बी की 4 करते हैं, ए की 4 माइनस बी की 4, तो वो होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए की 4 माइनस बी की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस का तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें लिखना पड़ेगा 1 प्लस ए और 1 माइनस ए। ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए जो है ये 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, इंटू 1 माइनस ए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हमारा इसमें कट जाता है। तो इसे ये 1 माइनस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर से 1 प्लस ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 प्लस ए से 1 प्लस ए खत्म हो जाएगा, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए खत्म हो जाएगा, इस ए से एक ए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1/a। ठीक है दोस्तों, 1/a आंसर होगा हमारा। 1/a कौन सा है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, पी क्यू आर ने एक व्यवसाय शुरू किया। क्यों कुल पूंजी का 1/6 निवेश करता है, जबकि पी और आर के पूंजी निवेश बराबर है। ठीक है दोस्तों, क्यों करता है 1/6 और पी और आर के बराबर है, यदि निवेश पर वार्षिक लाभ ये है 33,600 रुपये, तो क्यों और आर के लाभ के बीच का अंतर बताना है। तो दोस्तों हमें दिया गया है पी क्यू और आर। पी क्यू आर में क्यों कुल निवेश का 1/6 निवेश करता है, यानी कि अगर टोटल 6 है तो उसमें से एक निवेश करता है कौन, एक करता है हमारा क्यों, और बचे हुए यानी कि 5 में से कौन कौन निवेश करता है, ये 2.5 करता है। ये दोनों इनके बराबर हैं, पी और आर के बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए दोस्तों, ये पॉइंट हटा लेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारा जो हमारा रेशो बनेगा वो सही बन जाए। तो 2.5 का 2 गुना कर देंगे 5, 1 का 2 गुना 2 और इसका 2 गुना 5। ठीक है दोस्तों, ये रेशो बना, इस रेशो में इन्होंने पैसा लगाया। अब आप बताइए कि इसमें दिया गया है टोटल पैसा लगाया है 33,600, और यहाँ हमारे अकॉर्डिंग पैसा लगाया गया है 12 पार्ट। टोटल 12 पार्ट की वैल्यू कितनी है 33,600, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33,600 बटे 12, काट के कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 6 3 9 96, तो 12 7 84, 12 8 96, 2800 आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 2800 हो गई है। अभी पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है क्यों और आर के बीच लाभ का अंतर। क्यों और आर के लाभ का अंतर है कितना, 3 पार्ट की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 गुना 3। ठीक है दोस्तों, 2800 गुना 3 करते हैं तो 0 0 8 24 4 आएगा, और यहाँ 2 8 3 6 7 8 8400 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हम देख लेते हैं। 22 में कहा गया है कि एक निर्माता उत्पादन की लागत से अपना विक्रय मूल्य 27% ऊपर तय करता है। ठीक है दोस्तों, 27% ऊपर तय करता है। यदि उत्पादन की लागत 17% बढ़ जाती है और निर्माता अपनी कीमत 12% बढ़ा देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो दोस्तों इसमें कहा गया है, जो कहा गया है वो ध्यान से देखते हैं। इसमें कहा गया है विक्रय मूल्य 27% ऊपर करता है, यानी कि अगर जो उसका लागत मूल्य होगा सीपी जो होगा, अगर वो 100 रहा होगा तो वो उस पर एसपी कितना तय करता है उसका 127। ठीक है दोस्तों, 27% बढ़ा के तय करता है। अब क्या कह रहा है, यदि उत्पादन की लागत में 17% की वृद्धि हो जाती है, ये जो लागत है इसमें 17% की वृद्धि हो जाती है। अब बताओ 17% की वृद्धि 100 पर हो रही है, तो सीधे सीधे 117 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सीधे सीधे 117 हो गया। अब कह रहा है और निर्माता अपनी कीमत 12% बढ़ा देता है, यानी कि ये जो है इसकी कीमत थी वो इसे कितना इंक्रीज़ कर देता है 12% इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, इससे 12% इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो दोस्तों हमें यहाँ देखना है कि ये 12% इंक्रीज़ होने के बाद कितना बनेगा। तो 127 था, 127 का हमें 12% इंक्रीज़ करना है, तो हम सीधा सीधा 112% लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 112/100 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन मत करिए, आप यहाँ देखिए ये 117 रहा है, और ये उसका अब जो एसपी हो गया है वो 127 गुना 112/100 हो गया है। तो आप बताइए ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमें बताना है प्रतिशत लाभ।
अब प्रतिशत लाभ बताने के लिए ये सी पी है, ये एस पी है। प्रतिशत लाभ बताने के लिए क्या करना पड़ता है, एस पी में से सी पी घटाना पड़ता है और फिर सी पी से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को हम ऐसे के ऐसे ही यहीं सॉल्व करेंगे। ज़्यादा अगर हम इसे 100 को हटाएंगे, कटेगा कुछ नहीं, काटना भी चाहें तो काट लेंगे, लेकिन फिर उससे और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ये इसी से आसान हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो हमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ एस पी माइनस सी पी करना होता है, बटे सी पी लिखना होता है, इंटू 100 करना होता है, ये फॉर्मूला है। तो आप बताइए एस पी कितना है, ये एस पी है हमारा, अब नया एस पी 127 गुना 112 बटे 100, और माइनस सी पी कितना है 117, ठीक है, और बटे सी पी करेंगे 117 गुना में 100, ये करना है सॉल्व। अब आप बताइए 100 की इसमें गुना करेंगे 117 आ जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो ये बनेगी कैलकुलेशन 127 गुना 112 माइनस 117 100 बटे 100 गुना 117 बटे 1 गुना 100, ये आएगी, ठीक है। अभी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ हो जाएगी, नीचे आएगा 1700, ठीक है। अब इसमें हम 100 जो 17 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें से करेंगे घटा के, तब इतना इससे 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ आपको दिखाई देना चाहिए कि ऑप्शन डी केवल एक ऐसा है जिसमें 117 है अपोजिट में, ठीक है, तो ये यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 108 बराबर 12a माइनस बी माइनस सी, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो दोस्तों देखो, या तो हम इसे सॉल्व करें, पूरा का पूरा सॉल्व करें, या फिर आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 108, यहाँ दो को छोड़ो, बाहर दो को छोड़ो, और बाकी जो बचा हुआ है उसे अंदर लेके जाओ, 6a माइनस 6b माइनस 6c, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, सबके साथ 6 है, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा -6a, इसके साथ आएगा, ये एक पेयर बनाएगा, ठीक है। तो आपको या तो पूरा का पूरा सॉल्व करिए, या मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करना है, पहले मैं पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो अगर हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसकी पूरे के पूरे 12 की गुना कर लेते हैं अंदर। तो 12 की जब हमने गुना करी तो ये 12a माइनस 12b और माइनस 12c हो गया, ठीक है। ये इधर ला के हमें घटाना है, तो ए स्क्वायर के साथ -12a लिख देंगे हम, क्योंकि इधर आके -12 हो जाएगा। अब यहाँ 108 है, 108 सबके साथ हुई है 12 108 को 3 हिस्सों में तोड़ा तो 36 आ जाएगा, 36 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 12 भी आएगा, प्लस 36 और प्लस सी स्क्वायर प्लस 12c, ये इधर 12c हो जाएगा, और प्लस 36, तो 36 36 36 तीन हिस्सों में टूट गया है, और बराबर में क्या आ गया 0। अब आप एक बात बताइए, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और ये एक पेयर बना, 3 पेयर हमारे बने हैं। ये 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, ये भी 6 का स्क्वायर है, तो ये a माइनस 6 का होल स्क्वायर बना, ये b प्लस 6 का होल स्क्वायर बना, और ये c प्लस 6 का होल स्क्वायर बना, इक्वल्स टू 0 है। और अगर ये होल स्क्वायर ऐसे दिए हों और बराबर में 0 हो तो ये सब अलग अलग भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, यानी कि a माइनस 6 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से b प्लस आ जाएगा, तो b इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। और c प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा -6, ठीक है। तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम यहाँ तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, तीनों की वैल्यू जब हम पुट करते हैं, यहाँ पे ये क्यूब रूट दिया गया है, यहाँ दिया गया है क्यूब रूट, ठीक है। मैं यहाँ लगा देता हूँ पार्टीशन के लिए, a माइनस बी करना है, a कितना है 6, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 की क्यूब, अब प्लस करना है b माइनस सी, b कितना है -6, b -6 है, और माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस ये आ जाएगा 0, यानी कि यहाँ होगा 0 की 3। फिर हमें करना है c माइनस ए, सी है -6, और फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर 6 लिखेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा -12, और -12 की 3 कितनी होती है हमारी, माइनस का आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ माइनस पहले लगा लेते हैं और इसे 12 की 3 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस तरह। चलिए अब आप बताइए, ये प्लस के 12 की 3 है, ये माइनस के 12 की 3 है, इससे खत्म हो जाएगा, 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। जब आपको ऐसा दिया गया है, 12 दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ देखना है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 108। अब यहाँ आपको 12 बाहर दिया गया था, तो 12 में से आपको 2 बाहर छोड़ना है, बाकी 6 अंदर ले जाओ, 6a माइनस 6b माइनस 6c, ठीक है, ये कर लिया हमने।
ये बराबर में है, तो इसे बराबर में रहने दो। जब ऐसा हो तो, क्योंकि 2 आता है उस फॉर्मूले में, इसलिए हमने 2 को बाहर छोड़ा। अब ये 6 है, तो ये 6 कहाँ से आया होगा, ये 6 आया, ये आता है जो वैल्यू होती है हमारी उसका वर्ग, इसका वर्ग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे 36, और यहाँ भी 36, यहाँ भी 36, 36 36 36 108 हो गया। तो यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो साइन जिसके साथ है वही होगा। अब ए के साथ क्या साइन है, ए के साथ प्लस साइन है, बी के साथ माइनस साइन है, सी के साथ क्या है हमारा साइन माइनस है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6, और बी बराबर कितना हो जाएगा -6, और सी बराबर कितना हो जाएगा -6। ठीक है, जो जिसके साथ साइन है वही उसके साथ आ जाएगा यहाँ बराबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यही वैल्यू हमने वहाँ से निकाली थी, और उसके बाद हम यहाँ रख के वैल्यू क्वेश्चन अपना सही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है कि एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार की तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। तो वर्ग की हमें भुजा बतानी है, यानी कि एक वृत्त है, इसकी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसको एक वर्ग में मोड़ा गया है, और इसकी हमें क्या बतानी है, इसकी हमें भुजा बतानी है, तो साइड बतानी है। तो दोस्तों इसकी सरकमफ्रेंस, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वही इसकी भी परिमाप होगी। ठीक है, तो इन दोनों के जो सरकमफ्रेंस होंगे वो बराबर होंगे, तो हमें सरकमफ्रेंस ही बराबर रखने हैं। तो या तो हम डायरेक्ट, या तो हम निकालें फॉर्मूले से 2πr करके, या हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर क्या दिया गया हो। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमारी त्रिज्या 7 होती है, त्रिज्या अगर 7 होती है तो उसकी परिधि होती है कितनी, परिधि होती है 44। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है, त्रिज्या 7 परिधि 44, और उसका क्षेत्रफल होता है कितना 154। अब आप एक बात बताइए, यहाँ दिया गया है 42 सेंटीमीटर, तो कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक है, 6 गुना है, तो यहाँ है कितने गुना, 6 गुना, ये दिया गया है 6 गुना, तो गुना 6 कर देंगे। तो अगर त्रिज्या 6 गुना हुई तो परिधि भी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 गुना ही हो जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा 36 गुना। ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया होता तो वो 36 गुना हो जाता, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर की बात करी जाती है, 2 बार गुना करनी होती है 6 गुना 6 की। ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 36 गुना। तो ये बात याद रखना है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन को शॉर्ट करने में आसानी रहती है इससे। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये 44 का 6 गुना जो परिधि आएगी वो कितनी होगी, 6 चौक 24, 2 और 6 चौक 24, 25 26, 264 आ जाएगी। परिधि कितनी आएगी, 264 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2πr बराबर कितना होगा, 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 42 है, 7 6 42, और 6 दूनी 12, 12 गुना 22। ठीक है, 12 गुना 22 करेंगे, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, 25 26, 264 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ताकि कम समय में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बचा सको। तो 264 सेंटीमीटर, अब ये 264 सेंटीमीटर इसकी परिधि है, इसका परिमाप है। ठीक है, जब इसका परिमाप है ये वर्ग का, तो इसकी वर्ग की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भुजा निकल जाएगी, बस भुजा का क्या कर देंगे, 4 6 24, 2 4 6 24, 66 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी, 66 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कहा गया है 5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चीनी को 25 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाली चीनी के साथ मिलाया जाता है। उच्च और निम्न गुणवत्ता वाली चीनी का मूल्य क्रम से 18 रुपये और 12 रुपये है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिया गया है 5 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चीनी है, और इसका मूल्य है हमारा 18। ठीक है दोस्तों, 18 रुपये। और अगर हम बात करते हैं 25 किलोग्राम जो निम्न गुणवत्ता वाली है, उसका मूल्य है कितना, 12 रुपये। ठीक है, दोनों को मिलाया जाता है, तो आपको बताना है कि जो मिश्रण बना है उसका औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 18 पंजे 90, तो 90 रुपये का इसमें माल आ गया है, और 12 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं 300। ठीक है दोस्तों, 300 ये हो जाएगा, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 390। ठीक है, अब ये 390 कितने किलो का हो गया, ये 18 और 12 कितना हो गया, टोटल 30 किलो हो गया। ठीक है दोस्तों, 30 किलो की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 13, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 13 रुपये। ठीक है, जो मिश्रण का जो एवरेज होगा वो 13 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि ए किसी कार्य के 75% भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। अब आप बताइए कि ए 75% भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो जब 75% की वैल्यू होती है 3/4, यानी कि 3 पार्ट को कर रहा है वो 9 दिन में, तो 4 पार्ट को टोटल काम को कितने दिन में करेगा वो, 3 3 9 4, 3 चौक 12, 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो ए टोटल काम 12 दिन में करेगा। बी करता है, बी कार्य का आधा भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। जब बी आधा भाग 8 दिनों में समाप्त करता है तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा, 16 दिनों में। तो बी टोटल काम करेगा 16 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य का आधा कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे,
तो दोनों को एक साथ काम करवाना है। एलसीएम ले लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, 12 24, 12 36, 12 चौक 48 और 16 3 48। अब आप एक बात बताइए, यहाँ इसने कहा है वे कार्य के, वे आधा कार्य ये जो होता है एलसीएम वो टोटल कार्य होता है, इसका आधा कार्य हमें कराना है तो 24 आ जाएगा। तो 24 कार्य इन दोनों से मिलकर कराना है, ये एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7, दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। तो 24/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, 24/7 यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये कौन सा है, 27 आएगा। ठीक है, 27 में क्या क्या दिया गया है, पी क्यू और आर का रेशो दिया गया है 2:1:4 और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट रख सकते हैं हम। क्यों रख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है, ये सब पे स्क्वायर दिया गया है, यानी कि एक दो पावर है और उसका अंडर रूट कर दिया गया है, यानी कि पावर को फिर से न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि पावर न्यूट्रलाइज हो चुके हैं तो हम वहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें वहाँ यहाँ एक्स मान के करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर न्यूट्रलाइज नहीं किया गया है, एक पावर से 2 पावर में जा रहे हो या 3 पावर में जा रहे हो, तो फिर वहाँ आपको एक्स मान के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पी की वैल्यू कितनी हम रख सकते हैं, डायरेक्ट 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पी की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1 और इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आर की वैल्यू 4 है, 4 चौक 16 है, 16 हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, 16 4 20 5 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 5। अब आप एक बात बताइए, यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, ये 5 तो है लेकिन इसके साथ क्यों भी है, लेकिन क्यों का अगर हम इसमें देखते हैं, क्योंकि वैल्यू कितनी है 1, तो 5 के साथ अगर हम 1 की गुना भी करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे हम 5 गुना 1 भी लिख सकते हैं, या 1 को हम 5 गुना क्यों भी लिख सकते हैं। तो आंसर कितना होगा हमारा, 5 क्यों होगा। ठीक है दोस्तों, 5 क्यों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। तो 28 में क्या दिया गया है, दिया गया था डायरेक्ट बार ग्राफ जो है वो 5 वर्षों 2014 से 18 के दौरान किसी कंपनी की आय और व्यय करोड़ रुपए में दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आय जो है वो ब्लू कलर में है और ये रेड कलर में क्या है, खर्च है, व्यय है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 ये है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 28। ये 5 वर्षों में कंपनी की प्रतिवर्ष, 5 वर्षों में कंपनी की प्रतिवर्ष औसत आय 2015 में उसके व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि 5 वर्षों में कंपनी की औसत आय निकालनी है। औसत आय की बात करी जा रही है, आय ब्लू वाले हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 वर्षों में औसत निकालनी है। तो दोस्तों सारों को जोड़ के 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, 225 280, ये इरेजर काम नहीं कर रहा है इसका, 280 325 350 और 350। ठीक है दोस्तों, 5 5 10, ये 1 बचेगा, 8 2 10 और 11 12 13 13 और 10 23, 2 2 4 2 6 6 और 9 9 6 15, ये 15 30 आ गया। 15 30 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 5 6 30, 306 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, औसत आय कितनी आ गई, 306। और इसका 2015 में उसके व्यय से, 2015 में व्यय कितना है, 250। ठीक है, 250 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप बताइए कितने प्रतिशत अधिक होगा, 250 से 306 यानी कि 56 रुपये अधिक है। 56 अधिक है तो कितना, कितने पे, 250 पर है। ठीक है, जिसे बेस बनाना, इसे बेस बनाना पड़ेगा ना, तो 56/250 गुणा 100 इतना प्रतिशत होगा। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 56 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 56 दूनी हो जाएगा हमारा 112/5। तो 112/5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 से इसमें गुना करके 224, 112 दूनी 224/10 कर सकते हैं, और 10 की एक जीरो हटा के कितना आ जाएगा, 22.4। ठीक है दोस्तों, 22.4%। तो 22.4% कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि 2015 17 और 18 में कंपनी की कुल आय 5 वर्षों में कुल व्यय के लगभग प्रतिशत के से कम है। तो 15 17 18 की आय देख लेते हैं पहले। ये 15 17 और 18 की आय है 280 350 350, तो 700 और 200 900, 980 आ गई आय। ठीक है दोस्तों, 980 लिख देते हैं हम आय। 5 वर्षों में कुल व्यय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, 5 वर्षों का व्यय निकालना है, व्यय रेड वाला है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं इसको। चलिए यहाँ कर लेते हैं 175 और 250, 275 300 325। तो दोस्तों 325 और 275 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 300 900 900 9 2 1100 1150 और 100 1250 1250 और 75 1325। ठीक है, 1325 आ जाएगा, जोड़ेंगे हम इसको कितना आ जाएगा, 1325। ये 1325 आ गया, ये जो कुल कुल व्यय है ये। ठीक है, पाँचों का। तो आप बताइए इतने का आय और इतने के व्यय के लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो ये इससे कम है, कितने प्रतिशत कम है, इसे बेस मानना है।
अब बताइए 980 ये 325 है और 20 की और कमी है, 325 और 20 345। ठीक है, 345 किस पर, 1325 पर कम है और गुना कर लेंगे कितने की, 100 की। अब लगभग की बात करी गई है तो दोस्तों यहाँ हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 3 5 3 2 5 5 6 30, 5 5 25 और 5 से 6 30, 5 9 45, 69 आ जाएगा यहाँ पे। अभी कुछ और कट जाएगा, हाँ 5 से काट सकते हैं, 5 है दूनी 10 और 5 5 25, 5 दिया 15, 53 आ गया। अभी नहीं काट सकते और कुछ नहीं कटेगा तो इसकी इसमें गुना कर देंगे, 0 9 दूनी 18 हासिल 1 जाएगा और 6 दूनी 12 और 13, 13 80 बटे 53। अब इसको हमें निकालना है, लगभग में ही आएगा आंसर, ठीक है, पॉइंट में नहीं दिया, लगभग में दिया हुआ है। तो 53 दूनी दिया करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दूनी चला देते हैं, कितना हो जाएगा 106। 53 दूनी 106 हो गया, 106 घटाएंगे तो 2 3 13 बचा, नहीं सॉरी 32 बचा, हाँ यहाँ 2 यहाँ 3, अब 0 उतार लेते हैं। अब आप बताइए 5 53 की है बात तो कितनी बार चल सकता है, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 3 छंग 18, 6 बार चल सकता है, ठीक है दोस्तों। और 318 आ जाएगा, 2 बचेगा अभी भी, तो कोई बात नहीं, 2 बच रहा है तो 26 के लगभग आएगा आंसर, और 26 के लगभग मतलब 26 ही होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 30 क्वेश्चन में पूछा गया है 2014 16 और 18 में कंपनी का कुल व्यय, 14 16 18 का व्यय निकाल लेते हैं पहले, और कुल आय का अनुपात 14 16 और 17 की बात करी गई है दोस्तों। 14 ये 14 है, ये 16 और ये 17, इसमें कुल व्यय की व्यय ही पूछा गया ना, हाँ हाँ व्यय पूछा गया, व्यय की बात करी गई है। तो दोस्तों 175 और 275, 75 हो गए हैं हमारे 150 और ये 300, 450 और 300 750, ठीक है, ये हो गया 750। तो 750 तो ये हो गया। अभी पूछा है कुल आय का अनुपात, कुल आय, तो कुल आय तो हमने पहले भी कैलकुलेट करी हुई है, कुल आय ये थी ना, हाँ ये वाली कुल आय है हमारी 1530, तो 1530 टोटल है, यहाँ रख देते हैं 1530, इनका अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी 3 से कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा, 3 से कटेगा 3 5 15 3 51, ठीक है, इतना आया है। ये कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, कुल आय का अनुपात इतने 14 16 17 में कंपनी के कुल व्यय और कुल आय, अच्छा 14 16 17 की ही आय निकालनी है, आय भी नहीं तीनों की निकालनी है दोस्तों, ठीक है, आय भी 14 16 और 17 की ही हम निकालेंगे। तो 14 16 और 17 की जो आय होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 225 325, 200 300 550 हो गया, और 17 550 600 और 300 900, 900 से निकालेंगे, ठीक है, ये आ जाएगी 900, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 15 15 से काट सकते हैं, 15 पंजे 75 और 15 6 90, 5:6 आ जाएगा, ठीक है, 5:6 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 31, ये लास्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में किस वर्ष में व्यय 40% से अधिक है। तो दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में व्यय 40% से अधिक है, व्यय की बात करी गई है और 40% से अधिक पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ जो व्यय है वो 300 है, ये 325 है, तो आप बताइए ये कितना बैठेगा हमारा, 25 किस पर, 300 पर, और गुना 100। तो पिछले वर्ष की तुलना में तो ये 25/3% है, 40 से तो कम ही है, ठीक है, ये भी कम है क्योंकि ये बार ग्राफ से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गैप यहाँ आता है, यहाँ 2015 की अगर हम बात करते हैं तो ये 250 है, 175 है, तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर कितना कितना बढ़ा हुआ है, ये है 25 और 50 75 बढ़ा, ठीक है, और किस पर बढ़ा है 175 पर, और गुना 100 कर लेते हैं, अगर 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है। अभी 7 से जब इसको काटेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, और 10 पॉइंट समथिंग की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 40 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो यही है जिसमें 40 से ज़्यादा है, तो 2015 वो होगा, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में 40% से अधिक व्यय में वृद्धि हुई है, तो 2015 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 2015 लास्ट वाले का, ये इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जो NTPC CBT 2 होने वाला है, NTPC CBT 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 35 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ के, ठीक है, और
इस क्वेश्चन में मैंने 31, इस सेट में 31 रखे हैं, अगले सेट में मैं कोशिश करूँगा 35 क्वेश्चन रखने की, ठीक है, और हम उनको पूरा का पूरा, जिससे कि आपको क्या लगे, बिल्कुल एनटीपीसी वाली ही फीलिंग आए, ठीक है। और ये सारे के सारे ही क्वेश्चन जो मैंने मिक्स रखे हुए हैं, ये एक लेवल है एनटीपीसी का, इसी लेवल के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।